कब? एक बार और एक बार और रेप करने की कोशिश की थी तो पता नहीं। पहले? हाँ अच्छा, इससे पहले रेप करने की कोशिश की थी? हाँ, लेकिन क्या हुआ? मैं वहाँ से भाग गया। भाग आए थे। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो की रिपोर्ट बताती है कि भारत में प्रतिदिन 90 से अधिक रेप होते हैं। 14 सितंबर 2020 जहां एक और पूरा भारत हिंदी दिवस बना रहा था, वहीं दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश के हथरस में 19 वर्षीय युवती के साथ रेप हो जाता है। भारत में रेप को जाति के साथ जोड़कर भी देखा जाता है। उकसाई भीड़ को तब तक ये समझ नहीं आता है कि वास्तव में किसी लड़की के साथ रेप किया गया है, जब तक उन्हें ये खबर न लग जाए कि आखिर किस धर्म समुदाय या जाति समुदाय की लड़की के साथ रेप हुआ है। रेप का ये आंकड़ा उस देश के लिए शर्मिंदगी पैदा कर देता है जिस देश में भारत जैसे पुल्लिंग शब्द के साथ माता स्त्रीलिंग शब्द का बड़े गर्व के साथ प्रयोग किया जाता है। हम भारतीय पूरे राष्ट्र को भारत माता के रूप में देखते हैं। यहाँ कुबेर से ज्यादा लक्ष्मी को पूजा जाता है, परंतु ये आंकड़ा मन को वास्तव में संक्रमित कर देने वाला है। 14 सितंबर 2020 के घटनाक्रम पर बात करने से पहले मुझे लगता है कि हमें 26 मार्च 1972 के उस घटनाक्रम पर भी बात करनी चाहिए जहां अपराधियों को यह कहकर छोड़ दिया गया था कि विक्टिम वाज हैबिचुएटेड टू सेक्सुअल इंटरकोर्स। 1972 से पहले भारत में रेप को लेकर सख्त प्रावधान नहीं थे। जिस प्रकार आज से कुछ वर्ष पहले निर्भया केस चर्चा में आया था, ठीक वैसे ही 26 मार्च 1972 को बलात्कार का एक ऐसा केस सामने आया जिसके परिणाम स्वरूप रेप के कानूनों पर सरकार के द्वारा सख्त प्रावधान लाए गए। ये वही बलात्कार का केस था जहां पीड़िता की जांच कर रहे डॉक्टर ने 2 फिंगर टेस्ट को आधार बनाकर पीड़िता के चरित्र पर ही दाग लगा डाले थे। महाराष्ट्र के गढ़चिरौली क्षेत्र के देसाईगंज जिले में एक आदिवासी लड़की रहती थी। उसकी उम्र 14 या 16 साल बताई गई है। इस लड़की का वास्तविक नाम तो कोई नहीं जानता, लेकिन 1970 के दशक में ये लड़की मथुरा रेप केस के रूप में बड़ी चर्चा में आई थी। मथुरा अनाथ थी, वो अपने दोनों भाइयों के साथ आदिवासी क्षेत्र में ही रहा करती थी और साथ ही साथ वो जिस घर में काम करती थी वहाँ उसकी एक और सहायिका काम करती थी जिसका नाम नुसी था। नुसी का भतीजा अशोक वहाँ आया जाया करता था। कहा जाता है कि अशोक और मथुरा के बीच प्रेम संबंध स्थापित हो गए। ये बात पूरे गांव में फैल चुकी थी और साथ ही साथ मथुरा के दोनों भाइयों को इस बात का पता लग गया था। मथुरा के भाइयों को ये रिश्ता मंजूर नहीं था, इसलिए उन्होंने अशोक के खिलाफ पुलिस में कार्रवाई करने के बारे में विचार किया और शिकायत में उन्होंने ये लिखा है कि अशोक मथुरा से वेश्यावृत्ति करवाता है। 26 मार्च 1972 को पुलिस ने मथुरा, उसके भाई और अशोक के परिवार को पुलिस स्टेशन बुलाया। सबसे पूछताछ करने के बाद पुलिस ने सबको घर भेज दिया, लेकिन मथुरा को यह कहकर रोके रखा कि अभी मथुरा से कुछ और सवाल करने बाकी है। रात के 10:30 बज रहे थे। 2 पुलिसकर्मी मथुरा को एक अंधेरे कमरे में लेकर जाते हैं और जहां एक पुलिसकर्मी उसके साथ बलात्कार करता है, वहीं दूसरा पुलिसकर्मी उसे गलत तरीके से छूता है। जज ने फैसला सुनाया कि मथुरा के बलात्कारी निर्दोष है और इसका आधार ये बताया गया कि मथुरा वर्जिन नहीं है। घटना से पहले भी मथुरा ने कई पुरुषों के साथ यौन संबंध बनाए थे। न्यायालय के मुताबिक इसका मतलब ये था कि मथुरा को सेक्स करने की आदत है और उसने पुलिस वालों के साथ भी अपनी मर्जी से ही सेक्स किया। सेंसस कोर्ट के नतीजे को खारिज करते हुए बम्बई हाई कोर्ट ने फिर से एक बार इस केस को खोला और इस बार ये तर्क दिया गया कि अगर कोई लड़की डर या किसी भय के कारण नहीं बोल पा रही है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो कंसेंट है। इसलिए दोनों आरोपी तुकाराम और गणपत को 5 साल की सजा दे दी गई। साल 1979 के सितंबर में ये केस सुप्रीम कोर्ट में चला गया और जहां सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला सुनाया कि मथुरा के बलात्कारी निर्दोष है और उन्होंने इसके पीछे ये तर्क दिया कि मथुरा को पहले से ही सेक्स की आदत थी। उस रात दोनों पुलिसकर्मी शराब के नशे में थे और इसी का फायदा मथुरा के द्वारा उठाया गया और बाद में वो अपने प्रेमी अशोक के सामने मासूम बनने के लिए उसके द्वारा ये साजिश रची गई। पहली चीज जो इस केस में मुझे गलत लगती है वो ये कि वर्जिनिटी को आधार बनाया गया कि लड़की का रेप हुआ या नहीं। अगर कोई लड़की वर्जिन नहीं है इसका मतलब ये नहीं है कि उस लड़की का रेप
नहीं हो सकता है। ये वो समय था जब रेप के कानून अधिक सख्त नहीं थे। रेपिस्ट से ज्यादा पीड़िता के चरित्र पर सवाल उठे करते थे, इसलिए कानूनी रूप से मथुरा पीड़िता थी ही नहीं। और बड़ी महत्वपूर्ण बात तो ये है कि इस केस में मथुरा को पीड़िता की वजह आरोपी भी बनाया जा सकता था। 1980 का ये समय ऐसा समय था जब पूरा देश एक बलात्कार पीड़िता के साथ खड़ा हुआ था। देश भर में तमाम नारीवादी आंदोलन चल रहे थे और बलात्कार के कानूनों पर संशोधन का प्रावधान करने की मांग देश के प्रत्येक हिस्से से उठाई जा रही थी। इन सब का नतीजा ये हुआ कि इंडियन पिनल कोड के 376 सेशन में 4 नए विभाग A, B, C और D जुड़े। इन सभी के परिणाम स्वरूप क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट भी आया, जिसके तहत अगर पीड़िता मानसिक रूप से विचलित हो या नशे में हो तो उसे कोई भी यौन संबंध बनाने के लिए उकसा नहीं सकता। अगर वो ऐसा करता है तो उसे बलात्कार ही माना जाएगा। 14 सितंबर 2020 को जो भारत में औसतन 90 घटनाएं घटी होंगी, उनमें से हाथरस का बलात्कार केवल एक घटना है। ऐसी तमाम घटनाएं सोशल मीडिया में या प्रिंट मीडिया में गौण है, जिनके संबंध में किसी भी प्रकार की कोई आवाज नहीं उठाई जा रही। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो के मुताबिक भारत में 2018 के आखिरी तक 1,32,342 बलात्कार के मामले पेंडिंग थे। इनमें से 17,318 मामलों का ही ट्रायल पूरा हो सका, जबकि 4,708 मामलों में ही सजा सुनाई गई। ये आंकड़े बताते हैं कि भारत में किस तरह बलात्कार को केवल एक सामान्य घटना की नजर से ही देखा जाता है। भारत को विश्व गुरु होने का गौरव प्राप्त है। हम यहाँ के युवाओं पर गर्व करते हैं, लेकिन ये भी उतना ही कटु सत्य है कि सन 2012 से 2018 तक 12,000 से अधिक ऐसे रेप के मामले हैं जहां नाबालिगों को दुष्कर्म का आरोपी माना गया है। पीड़िता दम तोड़ चुकी है, रातों रात उसका दाह संस्कार किया जा चुका है, दोषी उन्मुक्त घूम रहे हैं, कानून लाचार नजर आ रहा है। ना जाने देश के किस कोने में कौन सी लड़की चीख रही होगी अपने स्वाभिमान, अपनी पहचान और अपनी इज्जत को बचाने के लिए। नहीं पता अंधा कानून कब आंख खोलकर न्याय करेगा। मैं ये भी नहीं जानता कि देश की किस पीड़िता को न्याय मिलेगा और किसे सेक्सुअल इंटरकोर्स और रेप के बीच का अंतर समझाकर उसकी जुबान जब्त कर दी जाएगी। आलम यह है कि अब तो जांच की रिपोर्ट्स पर भी विश्वास नहीं होता। नहीं पता कि कब पैसा और पावर पीड़िता को आरोपी और आरोपी को पीड़िता बना दे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं और इस वीडियो को अपने साथियों के साथ शेयर कर सकते हैं। आपके सुझावों का मेरे कमेंट बॉक्स में हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। अमूमन जब भी भारत में रेप होते हैं तो हम इंडिया गेट में चले जाते हैं, तमाम प्रकार के कैंडल मार्च किए जाते हैं, गली मोहल्लों में धरना प्रदर्शन किए जाते हैं और फांसी दो के नारे लगाए जाते हैं। लेकिन इन सब के बावजूद भारत में फांसी देने का रिकॉर्ड बहुत कम है। अब तक मात्र 5 बलात्कार आरोपियों को मुख्य रूप से फांसी दी गई है। इन सब में 4 निर्भया के दोषी है और 5वां कोलकाता का धनंजय चटर्जी, जिसे 2004 में फांसी दी गई।